हाँ जी, वेलकम एवरीवन। सो कल वाले सेशन में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि रूल का मतलब क्या होता है। कुछ भी सही या गलत जो हमें गाइड करे, हमारे एक्शंस को गाइड करे, हमारे बिहेवियर को गाइड करे कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इज नोन एज अ रूल। रूल मतलब नियम। और इन्हीं रूल्स को अगर हम कानूनी रूप दे दें, लीगल वर्जन दे दें अगर हम इन रूल्स को, तो वो रूल्स बन जाते हैं लॉज। इसके अलावा मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे लॉज के, जैसे कि क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, लेबर लॉ, बिजनेस लॉ। इस टाइम पे जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा बिजनेस लॉज के ऊपर। हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज बिजनेस लॉ। करेंगे बात हम बिजनेस लॉज के बारे में, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लॉ बनता कैसे है। यहाँ पर कल हमने अपनी क्लास छोड़ी थी कि लॉ बनता कैसे है। हाउ इज लॉ मेड इन इंडिया, कैसे बनाया जाता है लॉ। लॉ बनाने की पावर किसके पास है? लॉ बनाने की पावर है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट लॉ बनाता है। कैसे बनाता है? लॉज बनाने की जो पावर है ये कहाँ से मिलती है सरकार को? फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान। सबसे बड़ा कानून जो हमारे कंट्री में है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कानून है, एपेक्स कानून, एपेक्स लॉ ऑफ द कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 7th शेड्यूल है, देखो जो ये संविधान है, संविधान के बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स में से, इन हिस्सों में से एक हिस्सा है 7th शेड्यूल। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल देखें, 7th शेड्यूल में पावर्स दी गई हैं गवर्नमेंट को। पावर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार को कुछ पावर्स दी हैं। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल ने। और इन पावर्स के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है। अब 7th शेड्यूल में लिखा क्या है? 7th शेड्यूल में बेटा आपके पास ना 3 लिस्ट्स होंगी। पहली लिस्ट को आप यूनियन लिस्ट कहते हैं, दूसरी लिस्ट को आप स्टेट लिस्ट कहते हैं, और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। ये सब नहीं समझेंगे तो फिर बेसिक्स कैसे स्ट्रांग होंगे? ये समझना जरूरी है कि लॉज बनते कैसे हैं। तो यूनियन लिस्ट में कुछ आइटम्स गिवन है, कुछ आइटम्स गिवन है यूनियन लिस्ट में। कितनी आइटम्स गिवन है? 97 आइटम्स हैं यहाँ पर। 97 आइटम्स गिवन है यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में 59 आइटम्स गिवन है, और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 आइटम्स गिवन है। यूनियन लिस्ट में ये जो 97 आइटम्स गिवन है, इनके ऊपर कानून कौन बना सकता है? इनके ऊपर लॉ बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट वाली आइटम्स के ऊपर, इन 59 आइटम्स के ऊपर कानून कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। और अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके इस लिस्ट की आइटम्स के ऊपर कानून बना सकते हैं। यहां तक समझ में आया हो तो आगे बढ़े। यूनियन लिस्ट की आइटम्स के ऊपर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट के आइटम्स के ऊपर कानून बनाने की ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम्स गिवन हैं उसके ऊपर कानून बनाने की जो ताकत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और
स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, ज्वाइंटली इकट्ठे मिलके कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर ये लोग कानून बनाते हैं। अगर हम यूनियन लिस्ट की कुछ आइटम्स की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, क्या क्या गिवन है यूनियन लिस्ट में, जैसे कि डिफेंस ऑफ इंडिया, डिफेंस के ऊपर कानून बनाना है, कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। आर्म्स, आर्म्स के ऊपर कानून बनाना है, कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवेज, रेलवेज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि ये वाली जो आइटम्स हैं ये कहाँ पर गिवन है? यूनियन लिस्ट में। और यूनियन लिस्ट की 97 आइटम्स के ऊपर कानून कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल दारू, लिकर, एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर्स किसने दी हैं? स्टेट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट लिस्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर्स दे रखी हैं। और अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में इकट्ठे बैठ के कानून बनाते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स हैं क्रिमिनल लॉ, मैरिज, डाइवोर्स, इन सब चीजों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार कौन सी लिस्ट देती है? कॉन्करेंट लिस्ट देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स के अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट उन एरियाज के ऊपर लॉज बनाते हैं। अब बनता कैसे है लॉ, कानून बनता कैसे? तो हमने लिस्ट्स की बात करी। मैंने आपको बोला कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें उस उन आइटम्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है लॉ, और जो स्टेट लिस्ट है उन आइटम्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है लॉ। प्रोसेस कैसे चलेगा ये सिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, जब भी कोई लॉ बनता है उसका ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है, तो उस ड्राफ्ट को आप बिल कहते हैं। बिल, जब भी कोई लॉ का रफ ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उस रफ ड्राफ्ट को आप बिल कहते हैं। ये बिल आपका प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में, संसद में इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है। अब पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इस बिल को इन दोनों हाउसेज में से पास करवाना पड़ता है, लोकसभा में राज्यसभा में, दोनों हाउसेज में से पास करवाना पड़ता है। जब दोनों हाउसेज इस बिल को पास कर देते हैं तो ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाता है? ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब इस बिल के ऊपर अपने सिग्नेचर कर देता है, अपने हस्ताक्षर कर देता है, तो ये बिल क्या बन जाता है? ये बिल एक्ट बन जाता है। इस तरह से आपका लॉ क्रिएट होता है, एक्ट या फिर लॉ बन जाता है। सिमिलरली अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनाती है लॉ? यहाँ पर भी ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है जिसको बिल कहा जाता है। इस केस में जो बिल है वो कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है? प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल के केस में पार्लियामेंट के पास जाता है, स्टेट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउसेस हैं, जैसे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा हैं, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो हाउसेस हैं, विधानसभा
एंड विधान परिषद। इन दोनों हाउसेस में से जब बिल पास हो जाता है तो यहाँ पर बिल जाता है किसके पास? स्टेट लेवल पे कौन बैठा है? सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट है, स्टेट लेवल पे कौन है? स्टेट लेवल पे गवर्नर बैठा है। गवर्नर जब इस बिल के ऊपर सिग्नेचर कर देता है तो ये बिल बन जाता है एक्ट या फिर लॉ। तो इस तरह से आपका लॉ जो है वो बन के निकलता है। ये समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। बेटा अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। चलिए अब मैं आपके साथ आपकी बुक शेयर करती हूँ। ये है बेटा आपकी बुक, है ना जी? दिस इज योर बुक। और जो बुक का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज बिजनेस लॉ का ओवरव्यू। छोटा सा 1-2 पेजेस का चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीजें हैं इसमें बिजनेस लॉ के बारे में। बिजनेस लॉज क्या हैं? बिजनेस लॉ में नियम हैं और वो नियम किससे रिलेटेड हैं? ये नियम ये बताते हैं कि इंडस्ट्री, बिजनेस या फिर प्रोफेशंस के लिए सही क्या है और गलत क्या है। ये सब कुछ कहाँ पे लिखा हुआ है? बिजनेस लॉज में लिखा हुआ है। बिजनेस लॉ के दो और नाम हैं, फर्स्ट इज कमर्शियल लॉ एंड अनदर इज मर्केंटाइल लॉ। तो बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, ये तीनों एक ही चीज है। बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ या कमर्शियल लॉ में क्या है? ऐसे नियम जो कि किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी इंडस्ट्री को फॉलो करने चाहिए। ठीक है जी। और आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो बिजनेस लॉ में क्या सब आता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, कैरियर्स एंड कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट, कमर्शियल सिक्योरिटीज एक्ट। ये सब एक्ट्स हैं बच्चे जो यहाँ पर मर्केंटाइल लॉ में आते हैं, मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ में आते हैं। लेकिन क्या हमें हमारे बिजनेस लॉ में ये सब कुछ पढ़ना है? नो। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 3 एक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन एंड द हेवियर वन इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे भारा एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। सेकेंड एक्ट जो हमें करना है दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हमारे सिलेबस में है। एंड लास्ट एक्ट जो हमें करना है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो हमारा जो सिलेबस है, वैसे तो बिजनेस लॉज बहुत सारे हैं, देखिए कितने सारे हैं बिजनेस लॉज, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 एक्ट्स हैं, हमें सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस करना है। देखिए जी फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं है, इतना ही करना है आपको जितनी की बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर इज आल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ नहीं इसमें से पूछा जा सकता। इसमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस हैं जो हम करेंगे, एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे बच्चे। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मेन जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है थर्ड चैप्टर से। तो आज हम ऐसा करते हैं, आज हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं और इन डेफिनेशंस में हम फर्स्ट डेफिनेशन करते हैं दैट इज डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल। क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो हम इतना ही डिस्कस कर पाएंगे आज की क्लास में। हाँ जी। तो
फर्स्ट हम अब डेफिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सब डिस्कस करने के लिए आपको कुछ और चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो वो समझने के लिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन समझनी है, कुछ डेफिनेशंस आपको समझनी है। हाँ जी, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज प्रपोजल। व्हाट इज प्रपोजल? प्रपोजल को आप ऑफर भी कहते हैं। प्रपोजल क्या है? प्रपोजल मीन्स विलिंगनेस। बड़े ध्यान से समझना, मेन आपका कंसेप्ट अब जो है वो स्टार्ट हो गया है यहाँ से। विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। देखिए, आप लॉ थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट इसीलिए है बच्चे, क्योंकि इसमें ना आप चीजों का मीनिंग बदल नहीं सकते। जो लॉ ने कह दिया वो कह दिया, आप उसका मतलब बदल नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे आपको लैंग्वेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या लिख रहे हो, आप अपनी तरफ से बनाकर नहीं लिख सकते। आप सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए समझना भी बहुत जरूरी है, और समझने के बाद आप क्या लिख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी गलत, आप मीनिंग चेंज नहीं कर सकते किसी भी चीज का। इसलिए बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझिए। प्रपोजल मीन्स विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू। जैसे मैं लिख रही हूं, अगर आप उसी तरीके से पढ़ना शुरू करें तो आपको डेफिनेशंस बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी, मतलब भी समझ में आ जाएंगे। टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। बड़े भारी भारी वर्ड्स लग रहे होंगे आपको, कोई बात नहीं, अभी नया सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम। धीरे धीरे करके आप एडॉप्ट हो जाओगे। विलिंगनेस टू डू, विलिंगनेस मतलब इच्छा जाहिर करना, इच्छा कुछ करने की या कुछ ना करने की। टू डू मतलब कुछ करने की इच्छा, या फिर टू एब्सटेन का मतलब कुछ ना करने की इच्छा। सो जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करे कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, ऐसी इच्छा वो क्यों प्रकट कर रहा है, किसको प्रकट कर रहा है? बट ऑब्वियस है कि किसी सामने वाले को अपनी इच्छा जता रहा होगा। तो सामने वाले को अपनी इच्छा जताने का मकसद क्या है उसका? वो सामने वाले को इच्छा इसीलिए जता रहा है क्योंकि वो सामने वाले से उसकी अनुमति पाना चाहता है, उसका एसेंट, उसकी अनुमति पाना चाहता है उस कार्य को करने या उस कार्य को ना करने के लिए, करने या ना करने के लिए उसकी अनुमति पाना चाहता है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रपोजल का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए, ये रहा आपका अनिल और ये रहा आपका कृष्ण। ठीक है जी, ये जो अनिल है ये कहता है, भाई कृष्ण, मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा अगर तू बदले में मुझे अपना स्कूटर दे दे। तो यहाँ पे ऑफर कौन कर रहा है, प्रपोजल कौन कर रहा है? अनिल। अनिल किसको प्रपोज कर रहा है? प्रपोजल किसको कर रहा है? कृष्ण को कर रहा है। और क्या वो कुछ करने की इच्छा जता रहा है या कुछ ना करने की इच्छा जता रहा है? वो कुछ करने की इच्छा जता रहा है। और क्या करने की इच्छा जता रहा है? वो ये करने की इच्छा जता रहा है कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा अगर आप मुझे बदले में अपना स्कूटर
बेच दे तो। और अनिल कृष्ण को ये ऑफर क्यों कर रहा है, ये प्रपोजल क्यों दे रहा है, ताकि कृष्ण का एसेंट मिल जाए, ताकि कृष्ण की अनुमति मिल जाए। दिस इज नोन एज प्रपोजल। विलिंगनेस, अपनी इच्छा प्रकट करना, कुछ करने की या कुछ ना करने की इच्छा प्रकट करना, और वो इच्छा इसीलिए प्रकट करना ताकि सामने वाला अपनी अनुमति हमें दे दे उस काम को करने या ना करने के लिए। इसे आप कहते हैं प्रपोजल। अब हमने कुछ करने की बात तो कर ली, अब हम कुछ ना करने का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ ना करने वाला। ये तो कुछ करने वाला एग्जाम्पल हो गया। अब कुछ ना करने वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, टू एब्सटेन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रहा भाई अनिल, ये रहा भाई कृष्ण। कृष्ण घूम रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहों में बाहें डाले। अनिल ने देख लिया। अनिल कहता है कृष्ण को कि अगर तू मेरे को 5,000 रुपए दे तो तेरे चक्कर की जो बात है वो मैं अपने तक ही रखूंगा, तेरे घर पे नहीं बताऊंगा। तो अनिल क्या कह रहा है? अनिल कह रहा है कि मैं तेरे चक्कर की बात नहीं बताऊंगा। दैट मीन्स वो कुछ ना करने की इच्छा जता रहा है। मैं तेरे चक्कर की बात तेरे घर पे नहीं बताऊंगा, कुछ ना करने की इच्छा जता रहा है। लेकिन बदले में क्या लेगा वो? 5,000 रुपए लेगा। तो ऐसी कुछ ना करने की इच्छा जताना सामने वाले की अनुमति पाने के लिए इज नोन एज प्रपोजल। तो अनिल ने क्या प्रपोजल रखा है कृष्ण के सामने कि अगर तू मेरे को 5,000 रुपए दे दे तो मैं तेरे चक्कर की बात तेरे घर पे नहीं बताऊंगा। ये प्रपोजल है, अनिल ने दिया है। और फर्स्ट एग्जाम्पल में अनिल ने क्या प्रपोजल दिया था? मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा अगर तू मुझे अपना स्कूटर बेच दे। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोजल। याद कैसे करना है? पहले इसको याद कर लें, फिर इसको याद कर लें। दो हिस्से हैं इस डेफिनेशन के। क्या? इच्छा जताना कुछ करने की या कुछ ना करने की। विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। क्यों इच्छा जता रहे हैं आप? क्यों? क्यों इच्छा जता रहे हैं? सामने वाले की अनुमति पाने के लिए। विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर। अपने उस कार्य को करने या उस कार्य को ना करने के लिए सामने वाले की अनुमति पाना चाहते हैं आप। इसीलिए आप सामने वाले को अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। दिस इज नोन एज प्रपोजल। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट है तो जल्दी से आप अपना ऑडियो ऑन करें और पूछ लें। यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं बेटा।